नमस्कार, मैं डॉक्टर एस पी मिश्रा। आज आप लोगों को आईपीसी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको आप सब लोग जानते हैं और यदि नहीं जानते हैं तो मैं बता भी दे रहा हूं। उस टॉपिक का नाम होगा आपराधिक दायित्व का सिद्धांत या आपराधिक दायित्व, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्वाइंट लायबिलिटी या संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। अब ध्यान दीजिएगा, शब्द मैंने लिखा संयुक्त दायित्व का सिद्धांत। ये जो शब्द है संयुक्त दायित्व, यह बताता है, इसको दो भागों में देखिए। यदि इसका पॉजिटिव सेंस लेते हैं तो संयुक्त दायित्व बन गया, और यदि इसका निगेटिव लेते हैं तो इसका मतलब एकल भी दायित्व होगा। एकल दायित्व यानी सिंगल दायित्व क्या हुआ? सिंगल। क्या है यह? देखिए, शब्द मैंने एक वर्ड लिखा है आपराधिक दायित्व। दो भाग बने, एक बना क्रिमिनल और एक बना लायबिलिटी। यहां मैंने लिखा संयुक्त और फिर मैंने लिखा दायित्व, लायबिलिटी। फिर यहां मैंने लिखा एकल और फिर मैंने लिखा दायित्व यानी लायबिलिटी। अब क्या हुआ? सबसे पहले इस पॉइंट को समझने के लिए कि संयुक्त आपराधिक दायित्व क्या है, हमें यह समझना होगा कि दायित्व कितने भागों में बंटेगा। लायबिलिटी कितने भागों में बंटेगी, यानी दायित्व कितने भागों में जाएगा। अब ध्यान दीजिए, या दो भागों में इसको जनरली बांट लीजिए, डिवाइड करिए। एक होगा आपराधिक और दूसरा होगा सिविल। आपराधिक दायित्व यानी क्रिमिनल लायबिलिटी की कैसे मानेंगे और सिविल लायबिलिटी कैसे मानेंगे। अब चूंकि हम इसको बाद में बताएंगे, क्योंकि अलग दायित्व का क्वेश्चन है। टॉर्ट का जब हम मैटर डील करेंगे तो टॉर्ट के समय बताएंगे, अब अपकृत्य विधि के संदर्भ में। अब यहां मैं बताऊंगा आपराधिक दायित्व। क्रिमिनल लायबिलिटी क्रिमिनल है, समझिएगा ध्यान से। तो यदि हम हुडफील्ड की थियरी पढ़ते हैं, जूरिस्प्रूडेंस की, हुडफील्ड, तो उन्होंने बताया है कि अधिकार और कर्तव्य। अधिकार है तो कर्तव्य है, दायित्व है, लायबिलिटी है तो डिसेबिलिटी है, निर्योग्यता है या उन्मुक्ति है, इम्यूनिटी है। तमाम शब्दों का यूज उन्होंने किया है। हुडफील्ड की थियरी में अधिकार कर्तव्य की अवधारणा आपको दिखाई देती है। अधिकार कर्तव्य दायित्व यहां से आपको दिखेगा। अब मैं बोल रहा हूं, उसको सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं एक शब्द लिखा, यदि कोई अपराध या कोई कार्य, एक्ट, यदि कोई कार्य किसी व्यक्ति ने अकेले किया, ध्यान से सुनिएगा, अकेले, सिंगल, तो क्या होगा? उसकी लायबिलिटी क्या होगी? अकेले। और दायी कैसे होगा? उसका उत्तरदायित्व तो क्या होगा? वो कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा? कैसे उसे लायबल बनाएंगे? तो कहता है अकेले। उसने अकेले कोई गलत काम किया तो अकेले लायबल। इसका मतलब है कि कोई कार्य दो से अधिक व्यक्ति कर दी, यानी एक्ट डन बाय टू और मोर पर्सन। एक्ट क्या हुआ? कोई कार्य, एक्ट क्या करते हैं? टू और मोर पर्सन, दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा इसको। तो लायबिलिटी कैसे प्रूव करोगे कि जब दो से अधिक व्यक्ति हो गए, ए बी सी डी। अब प्रश्न यहां उत्पन्न होता है कि चार लोगों ने मिलकर एक कार्य किया, आपराधिक कृत्य किया। कार्य भी क्या है? नेचर ऑफ एक्ट क्या है? नेचर ऑफ एक्ट क्या है? यह आपराधिक है, आपराधिक कार्य किया। अब किस प्रकृति का आपराधिक कार्य है मैं नहीं बता रहा हूं। एबीसीडी ने मिलकर एक आपराधिक कार्य किया, तो प्रश्न यह उत्पन्न हुआ कि लायबिलिटी कैसे प्रूव करोगे कि ए लायबल है, कि बी लायबल है, कि सी लायबल है, कि डी लायबल है।
इसी प्रश्न का उत्तर यह धारा 34 और 149 देती है, जो स्पष्ट शब्दों में कहती है कि जब कोई आपराधिक कार्य दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जाता है तो उनकी दायित्व की सीमा, उनकी लायबिलिटी क्या होगी। तो इस प्रश्न को समझने के लिए कि जब दो या अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करते हैं तो उनके दायित्व की सीमा क्या होगी, उनका दायित्व कैसे निर्धारित किया जाएगा, इसी प्रश्न का निर्धारण यह धारा करती है 34 और 149। अब इस धारा को समझने के लिए आपको जानना होगा कि धारा 34 के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे, धारा 149 के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होंगे, और इन सारी चीजों का अवलोकन करने के लिए आपको एक प्रॉपर तरीके से इसका अध्ययन करना होगा। यदि प्रॉपरली इसका अध्ययन करते हैं तो मुझे आशा और विश्वास है कि यह पूरी तरीके से सेक्शंस, ज्वाइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल्स, कंस्ट्रक्टिव ज्वाइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल्स आपको समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले कि मैं सारे प्रश्नों को एक साथ संदर्भित करूं या बताऊं, तो मैं इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा साफ करके मैं क्लियर कर दे रहा हूं ताकि यह स्पष्ट हो जाए। एक तरफ से आप देखिएगा कि अब मैं क्या क्या इसमें लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको सिनॉप्सिस लिखना होगा। अब वो सिनॉप्सिस क्या होगा, बिना सिनॉप्सिस के, बिना एक निर्धारित चीज किए आप किसी चीज को बहुत ब्रॉडर तरीके से समझेंगे तो टू द पॉइंट वो नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या होगा, पहली चीज लिखेंगे कि दायित्व किसे कहते हैं, व्हाट इज योर लायबिलिटी, या दायित्व क्या होता है, दायित्व यानी लायबिलिटी क्या होता है। पहले तो यह हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें यह देखना है कि कितने प्रकार के दायित्व होंगे, उनके काइंड्स क्या हैं। तो काइंड्स ऑफ लायबिलिटी क्या होंगे, तो दो भागों में बटेंगी, ए होगा सिविल और बी होगा आपराधिक। अब देखिए ध्यान से, सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी हो गई। अब हम देखेंगे कि संयुक्त दायित्व किसे कहते हैं, ज्वाइंट लायबिलिटी किसे कहते हैं, ज्वाइंट लायबिलिटी में कैसे आएंगे हम। यदि आपको थोड़ा और आगे देखना होगा तो हम वैकेरियस लायबिलिटी के बारे में देखेंगे, प्रतिनिधिक दायित्व किसे कहते हैं, उसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसके लिए। अब थोड़ा और आगे जाइए तो अगला पॉइंट आपका आएगा कि संयुक्त दायित्व, आईपीसी में संयुक्त दायित्व, संयुक्त आपराधिक दायित्व कैसे डील किया जाता है, कैसे वर्णित किया गया है, संयुक्त आपराधिक दायित्व क्या होता है। तो इसके लिए सेक्शन 34 और 149 का गहन अध्ययन करना होगा। इसके साथ आपको यह देखना होगा, सेक्शन 6 में यह पॉइंट नंबर 6 जाकर के यह हमें देखना होगा कि केस लॉ क्या कहते हैं, या महत्वपूर्ण वाद इस पे कौन कौन से हैं, करंट वर्तमान समय के कौन से वाद हैं, और जो पहले से निर्धारित जिस पर प्रिंसिपल्स ले डाउन किया गया बाय सुप्रीम कोर्ट या प्रिवी काउंसिल या अदर कोर्ट के द्वारा, वो कौन कौन से हैं। तो वारेंद्र कुमार घोष की एक केस मान लीजिए, आप देख लेते हो, वारेंद्र कुमार घोष की केस देखिए। फिर दूसरी केस देखिए, महबूब शाह एम्परर की केस देखिए। फिर तीसरी केस आप देखते हो, थर्ड पॉइंट्स में तीसरी केस आप जाते हो, तीसरा पॉइंट्स में तो कृपाल सिंह की एक केस महत्वपूर्ण है, इस पे आप थोड़ा सा अध्ययन करिएगा। फिर जो चौथी केस है वो ऋषिदेव पांडे की केस है, ऋषिदेव पांडे की केस में आप जाइएगा तो वहां थोड़ा सा मिलेगा। फिर अगला आपका पॉइंट्स है कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन क्या होता है, कॉमन और सिमिलर इंटेंशन के बीच में डिफरेंस क्या है, तमाम सारे प्रश्न हैं। समान और सामान्य आशय किसे कहते हैं, समान व सामान्य आशय किसे कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये बहुत सारे प्रश्नों को मैं लिख रहा हूं, सारे प्रश्नों का एक एक करके मैं आपको जवाब दूंगा कि दायित्व तो किसे कहते हैं। जब कोई भी आप कार्य करते हो तो उस कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं। और यदि कारण है और कार्य है, यदि आपने कोई कार्य किया तो आपका दायित्व किस सीमा तक होगा, आपकी लायबिलिटी क्या होगी,
या उसको सामान्य भाषा में आप कहते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व तो मेरा क्या है कि मैं क्या उस काम को करूं या नहीं करूं। यदि आप कर दिए तो क्या होगा, यही यह धारा बताती है। देखिए, सामान्यतः कोई भी अपराध यदि अकेले किए करते हो तो लायबिलिटी क्लियर होती है, आप अकेले उत्तरदायी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई आपराधिक कार्य सिंगल व्यक्ति करता है तो सिंगल तरीके से वो लायबल भी है। लेकिन प्रश्न तब उत्पन्न हुआ जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर के अपराध को कारित किया। अब जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने अपराध को कारित किया तो किसको लायबल बनाया जाए, या क्या सभी को लायबल बनाया जाए? तो इस धारा में, इस सेक्शन 34 में शब्द ऑफेंस नहीं यूज किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, इस धारा में शब्द ऑफेंस या अपराध शब्द को यूज नहीं किया गया है। लिखा हुआ है आपराधिक कार्य, यानी क्रिमिनल एक्ट वर्ड इंग्लिश में यूज किया गया है। आप ध्यान से डायरेक्ट देखिएगा, लिखा हुआ है आपराधिक कार्य यानी क्रिमिनल एक्ट। ध्यान से सुनिएगा, क्रिमिनल एक्ट लिखा हुआ है, क्रिमिनल एक्ट, आपराधिक कार्य। आपराधिक कार्य, अपराध नहीं, आपराधिक कार्य। कार्य की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ एक्ट क्या है, आपराधिक, यानी गलत है। जब कोई आपराधिक कार्य, यानी कार्य ही आपराधिक है, कार्य की प्रकृति ही आपराधिक कार्य है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हो, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र, क्रिमिनल। तो यहां पे जो प्रश्न आया, आपराधिक कार्य करने के लिए जब दो या अधिक से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र हो जाएं, तो जब कार्य ही आपराधिक है, कार्य की प्रकृति ही आपराधिक है, और इसके लिए जब दो या अधिक से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र हो जाएं, तो देखिए ध्यान से, मैं इसको बना रहा हूं, ये हो गया कार्य एक्ट, और क्या हुआ, इसकी प्रकृति क्या है, आपराधिक, आपराधिक, क्रिमिनल, क्रिमिनल। और इसको करने के लिए टू और मोर पर्सन है, टू और मोर, दो या अधिक व्यक्ति, दो या अधिक व्यक्ति, तो दायित्व क्या होगा, संयुक्त रूप से सभी लोग लायबल होंगे। चाहे वह यह कहें कि मैंने तो उस अपराध को कारित सीधे तौर पे मैंने नहीं किया, हम उस योजना में थे लेकिन मैंने कमिट नहीं किया। सेक्शन 34 कहता है ये अपराध करने से पहले, बिफोर कमिटिंग अ क्रिमिनल एक्ट, उस आपराधिक कार्य को करने से पहले यदि आप सभी लोगों ने मिलकर के एक योजना बनाई है, एक प्लान किया है, उस क्रिमिनल एक्ट को कमिट करने के लिए, पूरा करने के लिए आप लोगों ने कोई प्लान किया है, उसमें वर्ड यूज हुआ है इस सेक्शन 34 में, इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल पर्सन, उन सभी व्यक्तियों के सामान्य आशय को अग्रसरण करने में, उन सभी व्यक्तियों के सामान्य आशय को अग्रसरण करने में यानी आगे बढ़ाने में, यदि कोई आपराधिक कार्य किया जाता है, सामान्य आशय, अब शब्द आ गया सेक्शन 34 का, सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन। जनरली आप जानते हैं कि बिना आशय के कोई अपराध नहीं होता, एक्सेप्शनल केस छोड़ दिया जाए तो आशय हर अपराध में आशय रहेगा ही। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कॉमनली सामान्य आशय बनाते हैं, यानी उनके, ये कॉमन इंटेंशन का अर्थ हुआ मस्तिष्कों का पूर्व मिलन, अकॉर्डिंग टू कोड सेक्शन 34 1870 में जोड़ी गई, 1870 में जोड़ी गई है इस एक्ट के बनने के कुछ ही साल बाद, और लिखा हुआ है कि कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय का सृजन कब होता है, यह उस एक्ट के भाषा से आपको स्पष्ट होगा और महत्वपूर्ण वादों के निर्णयों से स्पष्ट होगा। लिखा है पूर्व निर्धारित योजना मीन्स मस्तिष्कों का पूर्व मिलन, प्री मीटिंग ऑफ माइंड is necessary for this applicability of this sections। इस धारा के लागू होने के लिए मस्तिष्कों का पूर्व मिलन, यानी पूर्व निर्धारित योजना यानी मस्तिष्कों का पूर्व मिलन होना जरूरी है। यानी यदि आप
ध्यान से समझिएगा इस सब शब्दों को। यदि दो या अधिक व्यक्ति ए बी सी डी ये 4 लोग थे, इन लोगों ने एक योजना बनाई आपस में, पहले बैठ करके एक प्री प्लानिंग करते हैं और मस्तिष्क आपस में मिलते हैं, मस्तिष्कों का मिलन, प्री मीटिंग ऑफ माइंड, प्री मीटिंग ऑफ माइंड, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन। यदि मस्तिष्कों का पूर्व मिलन होता है इनका, तो सेक्शन 34 लागू होगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 34 किसी अपराध का सीधा सृजन नहीं करती है, इसके लिए किसी दंड की कोई व्यवस्था है किसी में नहीं है। यह दायित्व के सिद्धांत को निर्धारित करती है कि आप यदि कोई अपराध कारित करते हो तो वो अपराध जो कारित किया गया था, उस अपराध को क्या अकेले किए थे या दो से अधिक व्यक्तियों ने किया था। यदि मर्डर अकेला एक व्यक्ति ए ने बी को शूट किया, ध्यान से सुनिए इसको, ए ने बी को शूट किया, ये लाइबल। ए और बी, ए सी डी ये 3 लोगों ने मिलकर के बी को मारने का प्रयास किया, उसका हत्या किया, तो ऐसी स्थिति में ए सी डी इज लाइबल। यही लाइबिलिटी प्रूफ करती है सेक्शन 34। तो धारा 34 किसी अपराध को सृजित नहीं करती, बल्कि यह अपराध में दायित्व की सीमा या दायित्व का निर्धारण करती है। जब हम सेक्शन 34 को पढ़ते हैं तो यह कहा जाता है कि यह साक्ष्य का नियम है, इट इज रूल्स ऑफ एविडेंस, यह साक्ष्य का नियम है जो यह स्पष्ट करती है धारा। तो यह स्पष्ट होता है। अब बेरेक्ट के एक एक पॉइंट्स को हमें पढ़ना होगा, तो इसके लिए मैं पुनः एक वीडियो जल्दी ही जारी करूंगा, जिसमें सेक्शन 34 के इसेंशियल एलिमेंट्स, सेक्शन 149 के इसेंशियल एलिमेंट्स, कॉमन और सिमिलर इंटेंशन के बीच में डिफरेंस क्या है, और साथ ही साथ महबूब शाह, वारेंद्र कुमार घोष, कृपाल सिंह और ऋषिदेव पांडे के साथ अन्य महत्वपूर्ण वाद क्या हैं, इसको मैं स्पष्ट तरीके से वर्णित करूंगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।